इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जिस तरह का फैसला आया है, ऐसा लगता है अमेरिका और उसके गैंग में कहूंगा, गिरोह कहूंगा, उसके गिरोह के जो मुल्क हैं उसमें अफरा तफरी मची हुई है। यही वजह है दुनिया भर में जिस तरह का रिएक्शन हुआ उसके बाद, यही वजह है कि एक छोटा सा बहाना लेकर UNRWA जो फलस्तीन के दर बदर लोगों की मदद के लिए बनी हुई एजेंसी है, उसकी मदद करने से, उसमें फंडिंग करने से अमेरिका, इंग्लैंड और 7 और मुल्कों ने इंकार कर दिया। उधर इजराइल में नेतन्याहू का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और नेतन्याहू के लिए कुर्सी पर रहने का एक ही तरीका है कि नई नई जंग हो, जंग लगातार बढ़ती जाए। और इसीलिए अब उसने प्लानिंग की है लेबनान पर हमले की। खबर यह आ रही है कि जल्दी ही इजराइल और लेबनान के बीच नई लड़ाई और लंबी लड़ाई शुरू हो सकती है। इधर हूथी ने अपने हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। लगातार नई नई खबरें फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई के मद्देनजर आ रही हैं। उन सारी खबरों के साथ मैं फिर से हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं TCH पर और हाजिर हूं फलस्तीन और इजराइल के बीच में चल रही लड़ाई और इसके इर्द गिर्द दुनिया भर में हो रही हलचलों की ताजा अपडेट्स लेकर। लेकिन जैसा मैं करता हूं, सबसे पहले एक अलग सा वीडियो, ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक छोटी सी बच्ची लामा अबू जामोल ये पत्रकारिता कर रही है। ये जा रही है, सारे लोगों से सवाल पूछ रही है और पत्रकारिता कर रही है, वहां की रिपोर्ट दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे कई सारे बच्चे वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, जहां तक पॉसिबल हो रहा है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच सैकड़ों पत्रकार, फलस्तीनी जर्नलिस्ट अपनी जान पर खेलकर पत्रकारिता कर रहे हैं ताकि वहां का सच दुनिया तक पहुंच जाए। और इनकी हिम्मत ही है, 100 के आसपास वहां जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं, 100 के आसपास सहाफियों ने अपनी जान दे दी है वहां पर, इजराइल ने उनकी हत्या की है। और उसके बावजूद ये लोग ना झुकने को तैयार हैं और ना वहां से भागने को तैयार हैं। लगातार अपने लोगों के दर्द की खबरें सारी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में फलस्तीन के पक्ष में माहौल बन रहा है। हुक्मरान तो बदला लेने पे तुले हुए हैं। हुक्मरानों को तो ऐसा लगता है कि इजराइल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा इश्क जो है वो तो लैला मजनू और शीरी फरहाद में भी नहीं देखा गया जो अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल के बीच में देखा जा रहा है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि अमेरिका और इंग्लैंड हमेशा हर जेनोसाइड के पक्ष में क्यों रहते हैं। मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन सबसे पहले वो खास खबर जो अभी बताना बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग ने यह बात तो नहीं की कि वहां पर युद्ध विराम कर दिया जाए, सीज फायर कर दिया जाए, जंग रोक दी जाए, लेकिन यह कहा कि वहां पे जेनोसाइड होने के सबूत है, इसलिए केस चलता रहेगा। और इजराइल को यह कहा कि तुम्हें पहले लोगों की जो हत्याएं हो रही हैं वो रोकनी पड़ेंगी और वहां पर जो सहायता पहुंच रही है, जो एड पहुंच रहा है, वो एड आसानी से पहुंचने देना होगा, उसको रोकना नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था कि इन सब के बीच इजराइल लगातार वहां जो एड पहुंच रही है पहले ही उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। एक और खबर मैंने बताई थी, लेकिन आज वक्त है उसको बहुत डिटेल में समझने का। यह फैसला आता है और जिस दिन फैसला आता है उस दिन ही 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को हलाक करता है इजराइल और खान यूनुस से लगातार हटने के लिए उनके पीछे टैंक दौड़ाता है और उसके लोग एड पहुंचने से रोकते हैं। यानी जिस दिन फैसला आया उस दिन ही इस फैसले की मुखालिफत शुरू कर दी इजराइल ने। पहले दिन तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले ही दिन ब्रिटेन से बयान आ गया कि यह फैसला ठीक नहीं है। अमेरिका तो कह ही रहा है, लेकिन यह कहने के साथ साथ जैसे फलस्तीनियों से और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग से बदला लेने के लिए इजराइल के इसरार पर, इजराइल के कहने पर वहां पर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNRWA, ये वो संस्था है जो फलस्तीन के जो लोग हैं, दर बदर लोग हैं, उन लोगों की सहायता करती है, उनको दवाएं पहुंचाती है, सैनिटरी पैड पहुंचाती है, बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था करती है और ये सारा कुछ करती है। इसकी फंडिंग रोक दी है। सबसे पहले अमेरिका ने यह फंडिंग रोकी और फिर अमेरिका के पीछे पीछे 8 और मुल्कों ने उसकी फंडिंग रोक दी। उन मुल्कों के नाम लेना जरूरी है: कनाडा, यूके, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली और नीदरलैंड। स्विट्जरलैंड सहित कई सारी कंट्रीज ने कहा है कि हम
फंडिंग नहीं रोकेंगे, हम देख रहे हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है? 32,000 लोग काम करते हैं यूएनआरडब्ल्यूए में, और उसमें से सिर्फ 12 लोगों के ऊपर इजराइल ने यह आरोप लगाया है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, उस हमले में उन लोगों का भी रोल था। यानी इजराइल ने एक आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर के हमले में यूएनआरडब्ल्यूए के 12 लोग जुड़े हुए थे। 32,000 में से 12 लोग, परसेंटेज निकाल लीजिए आप कितना आएगा। और सिर्फ इस आरोप की बिना पर अमेरिका, कनाडा, यूके, इटली, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने वहां यूएनआरडब्ल्यूए को जो फंडिंग मिल रही थी वो फंडिंग रोक दी, सस्पेंड कर दी कि हम फिलहाल फंडिंग नहीं देंगे। आप सोचिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लंबी बहस चलने के बाद जो फैसला आया, उस फैसले को ये लोग नहीं मानेंगे। उस फैसले को मानकर इजराइल को ये नहीं कहेंगे कि जेनोसाइड रोक दो, लेकिन इजराइल ने एक आरोप लगा दिया जिसके ना कोई सबूत दिए गए हैं, ना जिसकी कोई डिटेल बाहर आई है। सिर्फ 12 लोगों पे आरोप लगा दिया। और यह भी बताऊं कि यूएनआरडब्ल्यूए ने उन 12 लोगों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको फिलहाल खत्म कर दिया है। इसके बावजूद यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोक दी गई, जिसका सीधा मतलब है कि हेग में आए फैसले में जो ये चिंता जाहिर की गई थी कि फलस्तीन के लोग भूख से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि वहां सारे के सारे अस्पतालों को तोड़ दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, डॉक्टर्स को मार दिया गया है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने जो कहा कि ऐसे लोगों को मदद मिलनी चाहिए, मदद पहुंचाने के बजाय अमेरिका, इंग्लैंड और इनके पीछे चलने वाले मुल्क उस मदद को कम करना चाहते हैं, फंडिंग खत्म करना चाहते हैं, ताकि यूएनआरडब्ल्यूए फंक्शन ना कर सके, वहां के लोगों को कोई सहायता ना पहुंचा सके। और इसके लिए बिना क्या बनाई गई है? इसके लिए आधार यह बनाया गया कि इजराइल ने आरोप लगाया है। जो यूएनआरडब्ल्यूए के हेड है फिलिप लाजारिनी जी, इनका एक ट्वीट आया और उसके बाद एक पूरा उस ट्वीट में बयान का लिंक था, वो पूरा बयान आया, आप देख सकते हैं। इस बयान को पढ़ के कोई भी समझ सकता है कि अगर फंडिंग रोक दी जाएगी तो फलस्तीन के जो हजारों शरणार्थी हैं, घर बदर लोग हैं, दर बदर लोग हैं, उनकी सहायता नामुमकिन हो जाएगी। उनको दवाएं पहुंचा पाना, उनकी और मदद कर पाना, यह नामुमकिन हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर कैसे काम कर रहा है। और अब वो बात जहां से मैंने शुरुआत की थी कि ये अमेरिका और इंग्लैंड हर बार हर जेनोसाइड के समर्थन में क्यों होते हैं। कल होलोकास्ट डे था, यहूदी जो है वो हिटलर ने जो अत्याचार किया था उसको याद रखने के लिए होलोकास्ट डे मनाते हैं, बड़ा शोर हुआ। आज जो होलोकास्ट जर्मनी में यहूदी कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन 70 साल पहले जो होलोकास्ट हुआ था उसको हर साल मनाया जाता है। अब जरा 70 साल पहले के इस होलोकास्ट को याद कर लीजिए, और जब याद करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हिटलर यहूदियों के साथ अत्याचार कर रहा था, उस हिटलर के साथ बाकायदा समझौता किया था इन्हीं मुल्कों ने, इसी इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, इटली ने, इन सारे मुल्कों ने, इटली तो खैर उसके साथ था ही, इन सारे मुल्कों ने बाकायदा हिटलर के साथ समझौता किया था। उसका मतलब यह था कि तुम चाहे जितने यहूदियों को मार दो, तुम चाहे सब बर्बाद कर दो, जब तक तुम इंग्लैंड, फ्रांस और हमारी कंट्रीज में हमला नहीं करते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हिटलर यहूदियों को मारता रहा, इंग्लैंड और अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी। और यहां बता देने में कोई हर्ज नहीं है कि उस दौर में रूस ने भी हिटलर के साथ बाकायदा समझौता किया हुआ था। दिक्कत तब हुई जब हिटलर फ्रांस के अंदर घुस गया और इंग्लैंड को यह डर सताने लगा कि अगली बारी हमारी है, अब वो इंग्लैंड के अंदर घुस जाएगा। यानी यहां मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो ये मुल्क बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हिटलर के जेनोसाइड में भी शामिल थे। जर्मनी के ऊपर केवल एक जेनोसाइड का दाग नहीं है, अफ्रीका के तमाम मुल्कों में उसने जेनोसाइड को अंजाम दिया है, अमेरिका ने अंजाम दिया है, इंग्लैंड ने अंजाम दिया है। पूरी की पूरी 18th 19th सेंचुरी जो है और इवन 20th सेंचुरी जो है वो इस बात की गवाह है कि यूरोप के मुल्कों ने कैसे अफ्रीका और एशिया के मुल्कों में जेनोसाइड किया है। हिंदुस्तान तो जानता ही है, जलियांवाला बाग हमने झेला है, हम जानते ही हैं कि इंग्लैंड ने कौन कौन सी क्रूरता हमारे ऊपर की है, कैसे कैसे जुल्म किए हैं। अफ्रीकन देशों की अगर आप सारी की सारी हिस्ट्री देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे अफ्रीकन मुल्क अमेरिका, इंग्लैंड और इस तरह के देशों के बर्बर कारनामों का गवाह है। यह कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है कि अफ्रीका से काले लोगों को अमेरिका के बाजार में बेचा जा रहा था, और यह भी कोई पुरानी बात नहीं है कि अरब मुल्कों में किस तरह की तानाशाही इंग्लैंड ने करने की कोशिश की है।
तो ये जो दुनिया भर के न्याय के अलंबरदार बनते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये खुद जेनोफोबिक लोग हैं, ये खुद नस्लवादी लोग हैं, जिन्होंने अरब नस्लों पर, हिंदुस्तानी एशियाई नस्लों पर दुनिया भर के जुल्म किए हैं। आज फिर जब इजराइल ये जुल्म कर रहा है, और मैं इजराइल के बारे में बहुत साफ बता दूं, ये बार बार अपने को सेमाइट कहते हैं, और इनके खिलाफ कुछ भी किया जाए तो उनको एंटी सेमिटिक कहते हैं। ये सेमिटिक है ही नहीं, ये सब के सब यूरोप के ओरिजिन के हैं, इनमें से कोई भी मूल अरब नहीं है। यही तो वजह है कि इजराइल के अंदर डीएनए के टेस्ट पर पाबंदी है, कि कहीं पता ना चल जाए कि ये सारे के सारे जो इजरायली आए हुए हैं, ये इजरायली यहां पर राज कर रहे हैं, ये अरब है ही नहीं, ये इजराइल में कभी पैदा हुए ही नहीं। कोई पोलैंड में पैदा हुआ है, कोई रोमानिया में पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है। आकर इन्होंने 1947 में कब्जा किया और कहा कि हम यहां के ओरिजिनल मालिक हैं। इतिहास कहीं नहीं बताता कि यहूदी कभी उस इलाके के ओरिजिनल मालिक रहे हैं। और यहूदी किससे नफरत नहीं करते हैं? यहूदी ईसाइयों से नफरत करते हैं, यहूदी मुसलमानों से नफरत करते हैं, यहूदी हिंदुओं से नफरत करते हैं। ईसाइयों को ये क्या कहते हैं, ईसा मसीह को क्या कहते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और आज सिर्फ पैसों के लालच में और पता नहीं किस किस ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर अमेरिका, इंग्लैंड और इस तरह के मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं फलस्तीनियों का बर्बर दमन करने में। और इन्हीं से मिली ताकत है इजराइल अब प्लान कर रहा है कि लेबनान के ऊपर भी फुल फ्लेज हमला किया जाए। लेबनान की जो न्यूज एजेंसी है LBCI, उसने बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है, जिस रिपोर्ट में उसने कहा है कि एक अरब मुल्क, उस अरब मुल्क का नाम नहीं बताया है, एक अरब मुल्क ने इंटेलिजेंस दिया है कि अब इजराइल पूरी तैयारी में है कि वो लेबनान के ऊपर हमला करे। और मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलिटिकल रीजन है इसका, जब तक जंग चलती रहेगी नेतन्याहू कुर्सी पर होगा। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि जल्दी से जल्दी वो कुर्सी से हट जाए, क्योंकि उसके यहां लगातार बवाल चल रहा है। लेकिन उसकी कुर्सी बची तब तक है जब तक जंग चल रही है। तो अब वो लेबनान से जंग करना चाहता है, लेकिन लेबनान से जंग करने के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो हिजबुल्ला है। मैं आपको बता चुका हूं कि लगातार जो हिजबुल्ला ने वहां हमले किए हैं, सदर्न लेबनान से जो इजराइल की सीमा लगती है, वहां से इजराइल का कहना है 80,000 से 1 लाख, लेकिन लोगों का कहना है कि 5-10 लाख वहां से भाग चुके हैं इजरायली, और वो दोबारा वहां आने को तैयार नहीं। जो सेटलर्स हैं, जिन्होंने जमीन कब्जा करके वहां पे अपना घर बनाया था, वो सारे वहां से भाग चुके हैं, वो दोबारा आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हिजबुल्ला लगातार हमला कर रहा है और वो डर रहे हैं, लगातार सायरन बजती रहती है। अब इजराइल चाहता है कि कैसे भी सदर्न लेबनान से थोड़ा पीछे ढकेल ले हिजबुल्ला को, ताकि उसके लोग वापस आ सकें। यह इतना आसान नहीं होगा, हिजबुल्ला की ताकत सारी दुनिया जानती है, यह इतना आसान नहीं होगा। यह सब कहते हुए मुझे बुरा लगता है, मैं शांति का पुजारी हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं दुनिया में कहीं जंग हो, मैं चाहता हूं अमन हो। लेकिन जहां जुल्म हदें पार कर जाएगा, वहां अमन क्या खाक होगा। जहां इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला नहीं सुना जाएगा, हालत यह है कि फलस्तीन में जो UN हेल्थ के चीफ हैं, वहां की हालत बताते बताते रो पड़े। प्रेस के सामने थे वो हालात बता रहे थे कि फलस्तीन में किस तरह के हालात हैं, गजा पट्टी में किस तरह के हालात हैं, और ये बताते बताते वो रो पड़े। एक अमेरिका के जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है क्रिस्टोफर हेज। उनका बयान आया कि मैंने दुनिया में बहुत जगह युद्ध कवर किए हैं और हर जगह बच्चों के मरने की खबरें भी देखी हैं, लेकिन जिस तरह से गजा पट्टी के अंदर, फलस्तीन के अंदर बच्चों को मारा गया है, वो हमने दुनिया में नहीं देखा है। जहां इस दर्जे का जुल्म हो, जहां इंटरनेशनल कोर्ट की ना सुनी जाए, जहां UN की ना सुनी जाए, जहां UN के सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम का प्रस्ताव आए तो अमेरिका बेशर्मी से उसको रोक दे, जहां इजराइल की हर गलत हरकत को अमेरिका और इंग्लैंड कहें सेल्फ डिफेंस है, वहां फिर बाकी लोगों के पास इजराइल के मुकाबले के अलावा और चारा क्या रह जाता है। और अगर हमास ने, हिजबुल्ला ने, हूथी ने यह मुकाबला किया है, तो इस मुकाबले की वजह से ही अब तक गजा पट्टी पे पूरा कब्जा इजराइल नहीं कर पाया है और गजा पट्टी को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया है। वरना उसका मकसद तो यही था कि गजा पट्टी में एक भी अरब, एक भी फलस्तीनी न रह जाए। शर्म आती है उन अरब मुल्कों पे जो अमेरिका और इंग्लैंड द्वारा UNRWA की फंडिंग रोकने पर खड़े होकर इतना नहीं कह पाते हैं कि हमारे पास अकूत दौलत है, हमारे पास इतनी दौलत है कि UNRWA का सारा खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन फलस्तीनियों को भूख से मरने नहीं देंगे। और मिल क्या रहा है बदले में? कतर हमेशा अमेरिका का साथ दिया। मोसाद ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कतर को धमकी दी है। इजिप्ट
पहला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी, पहला अरब देश था जिसने कहा कि इजराइल को हम मान्यता देते हैं, जिसने इजराइल में अपना राजदूत भेजा, एम्बेसडर भेजा, और जिसने एम्बेसी बनाने के लिए अपने यहां जगह दी, हमेशा इजराइल का साथ दिया। और आज हालत यह है कि कभी भी इजिप्ट और इजराइल में लड़ाई शुरू हो सकती है। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग में यह सवाल इजराइल से पूछा गया कि तुम मदद क्यों नहीं आने दे रहे हो, तो उसने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि हमने तो कोई रोक नहीं लगाई है, सारी रोक इजिप्ट ने लगाई है रफा बॉर्डर पे। इस झूठ के बाद लगातार इजिप्ट और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। कतर के साथ मैंने बताया कि कतर के जो अमीर हैं उनको सीधी धमकी दी है इजराइल ने, वीडियो जारी किया है। तो इनको मिल क्या रहा है? अगर इनको लगता है कि इजराइल सिर्फ फलस्तीन से संतोष कर लेगा तो ये या तो बेवकूफ है और या फिर बहुत ज्यादा मासूम है। जियोनिस्टों का जो प्लान है वो आधे से ज्यादा अरब पे कब्जा करने का है और एक एक करके ये मारेंगे। पहले इन्होंने फलस्तीन को खत्म किया, फिर किसी और मुल्क का सहारा लेंगे, फिर किसी और मुल्क का लेंगे, और एक एक करके इनका नंबर आएगा। अमेरिका जिसको ये अपना दोस्त समझते हैं, ये उनकी तरफ अपनी पीठ खड़ा कर लेगा और इजराइल के साथ खड़ा होकर इनके इलाके में चलने वाले जुल्म पर खामोशी बरत लेगा या फिर इजराइल का साथ देगा। अगर यहां बैठ के ये बातें हमें समझ में आ रही हैं तो ये तो मुमकिन नहीं है कि अरब मुल्कों को ये बातें समझ में ना आ रही हों, लेकिन लालच ने, पैसे की चकाचौंध ने और अमेरिका की सरपरस्ती ने शायद इनके आंख पर वो जाला बुन दिया है कि इन्हें सामने की चीज भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। और हिंदुस्तान की तो बात ही क्या करूं, कल हिंदुस्तानी अखबार ये फैला रहे थे कि हूथी ने जो हमला किया है उसमें हिंदुस्तान के लोग भी थे। सीधा सा तथ्य है कि हूथी ने इंग्लैंड के जिस जहाज पर हमला किया था, जिस शिप पर हमला किया था, वो आयल लेके जा रही थी। अगर उसके कुछ कर्मचारी हिंदुस्तानी थे तो हूथी को हिंदुस्तान से कोई दुश्मन नहीं है, वो कर्मचारियों से कोई बात नहीं कह रहा था। उसकी दुश्मनी सीधे वो कह रहा है कि उन मुल्कों से है, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे उन मुल्कों से है जो इजराइल का साथ दे रहे हैं गजा पट्टी में जुल्म ढाने पर। वो कह रहा है कि आप गजा पट्टी पे जुल्म ढाना बंद कर दो, अपनी सेना लेके वापस चले जाओ यहां से, हम कल से हमला बंद कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान में तो कुछ ज्यादा ही लोग इजराइल के भक्त पैदा हो गए हैं, तो यहां ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे हिंदुस्तान पे कोई हमला किया गया। उसका सीधा कहना है कि इजराइल जो जहाज जा रही है या इजराइल से जो जहाज आ रही है, हम सिर्फ उस पर हमला करेंगे। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड बीच में कूद गए और कूद के उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, बहरीन को भी साथ ले लिया, एक आध और मुल्कों को भी साथ ले लिया, और वो हूथी की राजधानी सना पर लगातार बमबारी करने की बात कर रहे हैं या बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में हूथी को क्या करना चाहिए? खामोश हो जाना चाहिए। फलस्तीनियों का जो दमन हो रहा है, फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उस पर खामोश हो जाना चाहिए। सारी दुनिया को खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ऐसा चाहते हैं। हूथी ने खामोश होना नहीं चुना है, इसलिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हारेगा, जीतेगा, लोग मारे जाएंगे, नहीं मारे जाएंगे, यह अलग बात है, लेकिन इतिहास इस बात को दर्ज करेगा कि जब बड़े बड़े अरब मुल्क खामोश थे तो हूथियों ने, छोटे से देश यमन ने, जो खुद बदहाली से गुजर रहा है, उसने फलस्तीनियों का साथ दिया। हिजबुल्लाह ने फलस्तीनियों का साथ दिया, इराक की मिलिशिया ने फलस्तीनियों का साथ दिया। यह सारी दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा और उसी इतिहास में शर्मनाक तरीके से लिखा जाएगा कि एक से एक पैसे वाले अरब मुल्क खामोश रहे या फिर अमेरिका के साथ रहे। यह सारा कुछ इतिहास में दर्ज होगा और उस समय इन पैसे वालों को, इन बड़े बड़े अमीरों को सर झुकाना पड़ेगा, इनको कहना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई। और सिर्फ इतना नहीं, इनको इस गलती की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इजराइल की जो पंजे हैं, आज नहीं तो कल इनकी गर्दन तक भी पहुंचेंगे और यकीन जानिए अमेरिका का जो रिकॉर्ड है वो इनको बचाने नहीं आएगा। खैर, बहुत सारी चीजें हवा में हैं। एक बात तो बहुत क्लियर है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दिन पूरे हो चुके हैं। जंग को वो इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि कुर्सी पर बना रहे, लेकिन इसके बावजूद लगातार इजराइल में यह डिमांड उठ रही है कि बीबी नेतन्याहू को अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। यहां तक कि जिनके घर के लोग अगवा हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि इसके लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है। दूसरी बात यह कि पहले भी इजराइल इस तरह के आरोप लगा चुका है। उसने एक बार आरोप लगाया था कि 9 एनजीओ जो काम कर रहे हैं फलस्तीन के अंदर, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। लेकिन ईयू के 9 देशों ने साफ साफ कहा था कि हम इसको नहीं मानते हैं। आज नहीं तो कल, आज अमेरिका ने यूएनआरडब्ल्यूए पर बैन लगाया है, आज नहीं तो कल यूरोप और दुनिया के बहुत सारे देश इस बात को कहेंगे कि यह बैन गलत है। साथ में
यूएनआरडब्ल्यूए ने अपना एक लिंक दिया है सहायता करने के लिए। उसने कहा है कि आप चाहें तो हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। यूएनआरडब्ल्यूए की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो लिंक आपको मिल जाएगा। मेरी अपील है, और यह होगा ही, कि दुनिया भर के हक पसंद लोग वहां पर जाकर डोनेट करें। और तीसरी बात कि इस लड़ाई में यह क्लियर हो चुका है कि तमाम शहरियों की हत्या करने के बावजूद इजराइल को जो कुछ वो चाहता था वो हासिल नहीं हो रहा है। इजराइल लगातार इस जंग में हार रहा है और आज नहीं तो कल इजराइल को इस जंग में हार माननी पड़ेगी, फलस्तीन को आजादी देनी पड़ेगी। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और आखिरी बात कि अपनी इस हरकत से इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी दुनिया भर की नजरों से गिर रहा है, जिसका असर आने वाले वक्त में पड़ेगा। अगले 10 साल दुनिया के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हो सकता है कि जो दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन अमेरिका के पास है वो छिन जाए। चीन और रशिया इसके लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। यह सारा कुछ होकर रहेगा। इतिहास है, इतिहास चलता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता है। कल यहूदियों की बारी थी, आज अरबों के साथ जुल्म हो रहा है। यहूदी उस जुल्म से फ्री हुए तो अरब भी आज नहीं तो कल इस जुल्म से जरूर फ्री होंगे। जरूरी है कि हम हक की बात करते रहें, उनके पक्ष में आवाज उठाते रहें, जितनी भी ताकत है उस ताकत से बोलते रहें। और जरूरी यह भी है कि हमारे जैसे लोग जो लगातार इस ताकत के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके साथ आए। मेरे बगल में आप एक बार कोड देख पा रहे होंगे। इस बार कोड को अगर आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो सीधे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप हमारे मेंबर बनेंगे, हमारे साथ आएंगे, हमारे वीडियोस दूर तक पहुंचाएंगे, तो हमें वो ताकत मिलेगी जिस ताकत से हम कैमरे और सत्ता दोनों की आंख में आंख डालकर सच बोल सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।